अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। वेलकम टू टेकिस्तान स्टूडियो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिफर से अब तक। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इतने बेतहाशा अवार्ड्स और इतना हेल्थ केयर में इन्होंने काम किया है विद मोर देन 30 years ऑफ हिज टोटल एक्सपीरियंस and with more than 2 decades in healthcare industry. He has played a transformative role in digitizing the healthcare sector of Pakistan. He's the first man with his visionary thought of paperless healthcare system in Pakistan, and he has done this in Karachi. Obviously, it's Indus Hospital. अवार्ड्स और अचीवमेंट इनकी इतनी है कि मुझे इसका टैबलेट का सहारा लेना पड़ेगा आप लोगों को बताने के लिए। ही हैज़ बीन द ICT बेस्ट CIO इन प्राइवेट सेक्टर इन 2009. Also, he features in the CIO magazine, Book of Titans, DG magazine. He has been honored twice at World CIO Summit, first as a master and second as a legend in 2021. He's waiting over here. Without a further ado, हम चलते हैं इनके पास और शकील साहब आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। वेलकम ऑन द शो। Thank you very much and Jazakallah khair for this wonderful introduction. सर, अचीवमेंट्स और अवार्ड्स ही इतने हैं कि इस टैबलेट का सहारा लेना पड़ा था बताने के लिए, और अभी तो इसमें से मैंने सिर्फ 2-3 ही बताएं। बाकी मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि ये जो एक विजनरी और एक ये जो लीडरशिप थॉट है आपकी रिगार्डिंग द डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान, ये कहाँ है, कैसे आई? बहुत लंबी जर्नी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। मैं सिर्फ इसमें आपको अपने वालिद साहब की एक सेइंग को उसके साथ स्टार्ट करूँगा। मेरे वालिद साहब बहुत बचपन में एक बात कहा करते थे कि अपने आप को रेगिस्तान की ऊँट की मिसाल ना बनाओ। अच्छा, चूँकि अमूमन लड़कों को अपने अब्बा की बातें समझ में नहीं आती, हमें भी समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने ये कहा कि अब रेगिस्तान का ऊँट ना बनाओ। तो हमने उनसे 10 दफ़ा पूछा कि अब इसका मतलब क्या होता है। उनका मतलब ये होता है कि रेगिस्तान का ऊँट जब सुबह उठता है तो उसको याद नहीं होता, क्योंकि चूँकि रेगिस्तान चारों तरफ से एक जैसा होता है, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि आप किधर से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नो विजन, नो टारगेट्स, आपका कोई एक सोच नहीं है कहीं आप कहीं जाने की। तो हमेशा ये कहते थे अपने आप को रेगिस्तान के ऊँट की मिसाल ना बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में जब आप मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उनके विज़न को सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होता है। तो मुझे हमेशा ये होता था कि हम भी कुछ ऐसा कुछ करें ज़िंदगी में कि जो कि मतलब कहना चाहिए कि जिसमें हमारे बच्चे फ़ख्र कर सकें, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमारे लोगों को फ़ायदा हो। वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। मैं जब शुरुआत में मेरी वालदा को भी इसका भी क्रेडिट दूंगा, क्योंकि वालदा की हेल्थ की वजह से उनके बहुत सारे पेपर्स हुआ करते थे। अम्मी जब कभी दूसरे भाइयों के पास ट्रैवल कर रही होती थी तो उनके सामान के साथ साथ एक फ़ाइल बन के जाती थी। तो मैं हमेशा कहता था ये क्या मुसीबत है, इतना लंबा चौड़ा वो करना पड़ता है, वो एक एक पेपर संभालना पड़ता है, ये बड़ा मसला होता है। तो फिर मैंने पहली दफ़ा वो उनका डॉक्यूमेंट स्कैन करने शुरू किया था। वहाँ से फिर ये सब दिमाग में ख्याल आया था। एंड इट वाज इन द ईयर दैट वाज बैक 90s एक्चुअली। 90s में आपने स्कैनिंग करना शुरू किया। जब स्कैनर भी नहीं आया तो मैंने उनका डॉक्यूमेंट उसको स्कैन करके और अपने पास स्टोर करने शुरू किया था। और फिर उसके बाद 2000 में जब मैंने हेल्थ केयर में मैं 1996 से काम कर रहा हूँ, उस वक्त से मुझे ये समझ आना शुरू हुआ, मुझे एक शौक़ बनना शुरू हुआ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो बहुत अर्से कर रहा था, उससे 87 से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन 1996 में जब हेल्थ केयर में काम करना शुरू किया तो ये फीलिंग आई कि ये तो कुछ ऐसा है कि जिसके करके आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और फिर वहीं से ये ख्याल भी दिमाग में आया कि हमको कुछ ऑटोमेशन पे काम करना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। इन 1996 वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो इस ख्याल के ज़्यादा हावी नहीं थे। मैं काफ़ी सालों तक लगा रहा, लेकिन फिर जब 2005 में डॉक्टर बारी से मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई और उनसे हमने ये डिस्कशन किया और उनको ये पेपरलेस हॉस्पिटल के बारे में हमने आपस में बैठ के बात की किस तरह करना चाहिए। डॉक्टर बारी बहुत कहना चाहिए बहादुर आदमी है। कोई भी किसी किस्म का
पंगा लेने में कोई ज़्यादा चूकते नहीं। उन्होंने कहा कि लेट्स डू इट यार। हम वहाँ से हमने भी शुरुआत की। 2005 में हमने फिर ये सोचा कि हम इंडस हॉस्पिटल को पेपरलेस हॉस्पिटल बनाएंगे, और इस तरीके से ये फिर पूरा बनता गया। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम ये काम कर सकें। आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इंडस हॉस्पिटल जो है इट्स अ कंप्लीट पेपरलेस। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोगों को वाकई नहीं पता कि हम जब पेपरलेस, बल्कि इसका भी एक और मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग इस सारी जर्नी में जो लतीफ़ा था वो मेरी वालदा का था। जब मैं उनको किसी काम के लिए हॉस्पिटल लेकर आया और मैंने उनको कहा कि आपको डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने आधे पौने घंटे के बाद जब वो आके मेरे सामने बैठी तो आके उन्होंने सबसे पहला जुमला बोला, ये क्या मुसीबत है, ये कौन सा अस्पताल है कि जहाँ कोई कागज़ ही नहीं दिया मुझे किसी डॉक्टर ने, और मुझे किस तरह चेक किया, कंप्यूटर पे लगे रहे। तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पेशेंट, मुझे आधा घंटा लगा उनको समझाने में कि आपको कागज़ ना मिलने का आपको क्या फ़ायदा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है। लेकिन ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को पता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं। फिर जब लोग आते हैं, हमारा सिस्टम देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, बाज़ लोग हैरान होते हैं, बाज़ लोग नाराज़ होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास आज अगर आप देखें तो मेरे पास 14.5 मिलियन पेशेंट्स का रिकॉर्ड है। और अगर मैं एंड इट्स ऑल डिजिटल, एवरीथिंग इज ऑन। दे डोंट नीड टू कैरी द फाइल्स। नो, नथिंग। एक कार्ड के अलावा, एक पेशेंट का जो कार्ड होता है, मेडिकल रिकॉर्ड कार्ड, बस उसके अलावा जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड, जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी। और वो भी सिर्फ इसी मकसद के लिए कि उसके ऊपर एक बार कोड होता है, उस बार कोड को मैं स्कैन करता हूँ, उस कार्ड की जरूरत भी खत्म हो जाती है। तो जैसे हम उसको आगे स्कैन करते हैं, वो सारा मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्टर के स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो जाता है, और उसके बाद फिर सारा कुछ सिस्टमेटिकली हो रहा होता है। तो वो जो भी हमारे दूसरे हॉस्पिटल्स में यहाँ पर सिस्टम है कि लोग पूरी फाइल्स लेकर आ रहे होते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट्स फाइल कर रहे होते हैं, एक पूरा डेटा बना रहे होते हैं, ऐसा कोई इस तरीके का कुछ भी नहीं है। जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है वो एक्सरेज होते हैं। एक्सरेज जो होते हैं लोग भूल जाते हैं, उस पर चाय रख के बैठ जाते हैं, इतने बड़े बड़े डब्बे पड़े होते हैं चाय के, और वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हमारा पेशेंट कम से कम उसको ना किसी फाइल को लेके घूमने की ज़रूरत है, ना कुछ एक्सरेज बचाने की ज़रूरत है, ना सिटी स्कैन MRI की कुछ इस तरह के जो सेंसिटिव किस्म के जो टेस्ट होते हैं उनको अपने पास संभालने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम जो है उन सब चीज़ों को कैरी करता है, और जब कभी जहाँ कहीं जिस लेवल पे भी ज़रूरत होती है वो अवेलेबल हो जाती है डॉक्टर के लिए। वेरी गुड। मतलब कि एक पेशेंट आया, उसने सिर्फ आपको अपना MRI नंबर या जो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है वो बताया, एंड यू कैन सी हिज कंप्लीट हिस्ट्री। एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्योंकि आमतौर पे मैं एक बात कहता हूँ कि हमने जब ये एप्लीकेशन डेवलप किया था ना, तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने ये हमेशा फील किया कि हमने कोई तीर वीर नहीं मारा, कोई बहुत बड़ा कोई टॉप किस्म का काम हमने नहीं किया था। बल्कि जब 2000 अभी आप जिस मैगजीन का जिक्र कर रहे थे, आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसको कि CIO मैगजीन ने अपनी कवर पे स्टोरी पे लिया था। तो उस वक्त तक तो हमें भी नहीं पता था कि हम कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, कि हम बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, ये हमें भी नहीं अंदाजा था। लेकिन एक चीज़ जिसको मैं हमेशा समझता हूँ कि ये हमने वाकई बड़ा काम किया, और वो भी शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा, और वो ये है कि एक टर्म इस्तेमाल होती है पैक्स के नाम से, पर पिक्चर आर्काइविंग कंप्रेशन। वो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसकी कॉस्ट इस तरह से, उसकी कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ मोडेलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मोडेलिटीज़ का मतलब होता है एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें। नंबर ऑफ मोडेलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, यूज़र आइड के ऊपर डिपेंड करती है, कितने यूज़र लाइसेंसेज आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। उसका जो कॉस्ट है 2007 में, अगर मैं मुबालगा राय ना करूं, तो उस 2007 में हमारे पास 3 मोडेलिटीज़ थी सिर्फ। एक एक्सरे था, एक अल्ट्रासाउंड था, एक एंजियोग्राफी थी। उस वक्त जो हमें कॉस्ट उसकी आ रही थी वो 1 करोड़ रुपए की थी, जिसके ऊपर 17% का SLA भी लगना था। तो अगर आप, सिंपल मैथ्स है, अगर मेरे पास वो 3 ही मोडेलिटीज़ रहती और मिसाल के तौर पे वही सब सिस्टम अभी तक चल रहा होता, तो 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 17% मल्टीप्लाई बाय 18 ईयर्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच मनी वी हैव ऑलरेडी स्पेंड फॉर दैट। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें ये पता चला कि इतना महंगा इंडस हॉस्पिटल को, आपको पता है हमेशा से डोनेशंस और इन सब से चलता है, तो हमने ये सोचा कि हम खुद करें, और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, अल्लाह ने हमें मौका दिया। हमने ज़ीरो मनी स्पेंड के ऊपर वो पैक सिस्टम खुद डेवलप कर लिया। अल्लाह का इन हाउस डेवलप कर लिया खुद, क्योंकि हमारी पूरी एप्लीकेशन इन हाउस बनी हुई है। तो हमने वो पैक सिस्टम भी खुद डेवलप कर लिया। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास सिर्फ एक्सरे मशीनें जो हैं वो 8 हैं।
हमारे पास कम से कम नहीं तो 12 से 15 के करीब अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, हमारे पास 2 एंजियोग्राफी की मशीनें हैं, हमारे पास सिटी स्कैन MRI की 2 मशीनें। तो अगर मैं इन मोडेलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूँ और इनके कॉस्ट को यूज़र के साथ डेवलप करना मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच मनी वी कुड एक्सपेंड। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि हमने एक जिसको हम जो लोगों को नहीं पता, पेशेंट्स को भी रियलाइजेशन नहीं होता, डॉक्टर को भी बाज़ों का समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ सिवाय जो पैसे हमने उसकी स्टोरेज के लिए, जो सैन या नैस हमने लगाए उसकी इमेजिंग को स्टोर करने के लिए, कोई पैसा उसके अलावा खर्च नहीं हुआ। हमने खुद सारा प्रोसेस बनाया। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने एक बड़ा काम किया जिसका कि बाकी पब्लिक को किसी को नहीं पता। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसमें एक तो आपको चैलेंजेस क्या क्या आए, और फिर ये जो चेंज आप लेकर आए उसको आपने लोगों तक कैसे ट्रांसफ़र किया कि वो इस चेंज को अडेप्ट करें? बहुत सा सवाल किया आपने। सबसे क्योंकि हमारे ये सवाल मैंने इसलिए किया, सॉरी टू इंटरप्ट, कि हमारे यहाँ पे लोग ना चेंज के आदी नहीं हैं। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने इस चेंज को किस तरीके से लोगों से अडेप्ट करवाया। पहला चीज़ तो चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज ये था, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे था ना वो रिसोर्सेज का था, वो आज भी है। IT में आपको पता है हमेशा रिसोर्सेज का फौदान नहीं रहता है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल कोरंगी में था और वो 2005-6 में बिल्कुल एक नो गो एरिया के समझा जाता था, काफ़ी परेशानियां लोगों को वहाँ होती थी। तो जो आम तौर पे जो IT के लोग होते हैं उनको कराची के अंदर शारा फैसल, आया चुंदरिया रोड या इस तरह के इलाकों में ज़्यादा मूवमेंट करने की आदत होती है और वो रहते भी उसी एरियाज़ में। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारा रिसोर्स नहीं था। हम क्वार्टर पेज के डॉन के ऐड देते थे, हमें 2 या 3 रिज्यूमे आते थे, तो हमें रिसोर्सेज ही नहीं मिलते थे। वो एक बहुत बड़ा मसला था मेरे लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, उसके लिए मुझे डेवलपर चाहिए, मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, मुझे नेटवर्क के लोग भी चाहिए, मुझे सर्वर्स के लोग भी चाहिए, मुझे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी लोग चाहिए, लेकिन वहाँ कोई आता ही नहीं था। उसके लिए हमने एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स एक एक्टिविटी की थी और हमने, अल्लाह ताला ने, फिर वही कहूँगा कि अल्लाह ताला की मदद हर जगह पे हमारे साथ रही और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोलैबोरेट करती थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। हमने एक इत्तेफाक से मेरे पास एक बच्चा आया था जो कि इंटर्नशिप के लिए आया। जब वो बच्चा आया तो मैंने उससे पूछा कि हम एक जनरल सवाल करते थे कि क्या आपने किया हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है। पता ये चला कि उसने कहीं ख़ास किसी बड़ी जगह, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ नहीं था। और जब मैंने उससे पूछा, हम उस ज़माने में ऑरेकल के ऊपर काम किया करते थे, तो मैंने उससे पूछा आपने ऑरेकल डेवलपमेंट कहाँ से सीखी? तो उसने बताया कि उसकी गली में कोई टीचर है जो उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बड़ी मेरे लिए एक बुद्धि का, हमने कभी नहीं सुना कि कोई कंप्यूटर के सब्जेक्ट की भी ट्यूशन पढ़ाता है। तो मैंने उसको रिज्यूमे रखा, मैंने उसको कहा जाओ जाके पहले अपने टीचर को बुला के लेकर आओ, तुम्हारी इंटर्नशिप बाद में करेंगे, पहले उनको लेके आओ। अच्छा, वो कोरंगी के गली का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था जहाँ पे वो अपने घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ाते थे। वो अपने साथ वो साहब को लेकर आ गए। मैंने उन साहब से पूछा आप क्या पढ़ाते हैं? उन्होंने सब काफ़ी डिटेल बताई, ये खैर कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उन साहब को ऑफ़र किया कि अगर मुझे आपके इंस्टीट्यूट से आपके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट के ऊपर ये आ जाए कि इस बच्चे ने आपसे पढ़ा हुआ है, तो मैं उसको डायरेक्ट जॉब पे रखूँगा। 18,000 रुपये सैलरी हमने कहा था हम देंगे। 18,000 रुपये 2006 में 18,000 रुपये अच्छा अमाउंट, नॉट द बिग अमाउंट बट इट वाज रीजनेबली गुड। और ख़ास तौर पे बिल्कुल जूनियर। मुझे अभी भी याद है, अगर 2006 या 2008 में अगर आपकी 18 या 20,000 रुपये सैलरी होती थी तो कहते थे कि यार ये इसकी बहुत अच्छी सैलरी है। हाँ, अमीर आदमी है। मैंने उनको ये ऑफ़र किया कि हम 18,000 रुपये सैलरी देंगे अगर आपके लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ आ गया, लेकिन शर्त ये होगी कि आप वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जो हम आपको बताएंगे। हमने उनको अपनी एक लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू दिया और जो भी उन्होंने पढ़ाना था वो हमने उनको दिया, उन्होंने पढ़ाया। अच्छा, वो ज़ाहिर है उनका इंस्टीट्यूट भी उस चक्कर में काफ़ी मशहूर हो गया, अब लोग बहुत सारे आने लगे। उस टीचर ने हमको तकरीबन 18 बच्चे दिए माशाल्लाह जो पढ़ा हमारे पास। उन 18 में से 6 आज भी मेरे पास मौजूद हैं। दैट्स वेरी गुड। तो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे सामने वो ये था कि मुझे लोग नहीं मिलते थे। फिर दूसरा ये था, जो अभी आपने दूसरी बात की, वो ये थी कि टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जितने लोग आते थे वो ज़ाहिर है कि किसी न किसी कागज़ वाले सिस्टम से उठ के आते थे। इसमें मैं अपनी मैनेजमेंट को बहुत, मेरा सारा क्रेडिट उनको जाता है, डॉक्टर बारी को, डॉक्टर ज़फ़र जैदी को। हम सीधी बात करते थे, आर वे और हाई वे।
अगर आपने इंडस हॉस्पिटल में काम करना है तो पेपरलेस सिस्टम पे काम करना है. वी हैव नो कॉम्प्रोमाइज. डॉक्टर बारी को मैंने शुरू में यही बात कही थी, आज भी डॉक्टर बारी उस कमिटमेंट पे बहुत अच्छी तरह कायम है. मैंने उनसे ये कहा था कि सर आपने कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, कोई बड़े से बड़ा बंदा आ जाए, आपने मुझे नहीं कहना कि उसको कागज़ का सिस्टम दे दो. आज भी डॉक्टर बारी को अगर पता चल जाए कि किसी डिपार्टमेंट में कोई कागज़ किसी ने कभी कहीं इस्तेमाल कर लिया है तो बारी साहब बाकायदा नाराज़ हो जाते हैं. आपने उनको बहुत कम नाराज़ देखा होगा, यूजुअली वो बड़े ठंडे मिजाज के हैं. लेकिन आप डॉक्टर बारी जब गुस्से में आते हैं ना, तो उन्होंने किसी भी कागज़ वाला सिस्टम का आपको पता चल जाए तो वो बहुत सख्त नाराज़ होते हैं. तो ये जो कमिटमेंट थी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, जिसने कि मुझे आसान कर दिया मेरा काम. लोग आते गए, हमको ट्रेन करते, हमको बार बार ट्रेनिंग कराते थे. कीबोर्ड से अवेयरनेस नहीं होती थी, माउस चलाना नहीं आता था. मतलब बाज़ औक़ात ऐसे लोग आते थे, माउस को ऐसे धक्का दे रहे होते थे पीछे से, हाथ से पकड़ने के बजाय पीछे से हाथ से धक्का दे रहे होते थे, यू नो. तो इस तरह के बेतहाशा चैलेंज हमने उनको बहुत सारे काम किए. मिसाल के तौर पे हमने उनको टाइपिंग गेम्स दिए खेलने के लिए, हमने उनको वैसे जो जनरल गेम्स होते हैं वो खेलने के लिए, ताकि उनका कीबोर्ड की जो अवेयरनेस है वो बढ़े, शाइनेस ख़त्म हो, माउस के साथ शाइनेस ख़त्म हो. आज के बच्चों को अगर ये बताया जाए तो वो बड़े हैरान हुए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल तो हर बच्चा, तो आपको पता है इंस्टाग्राम जनरेशन का बच्चा चैट जीपीटी का ऐसा ठकाठक इस्तेमाल करता है. बिल्कुल. लेकिन उस ज़माने में ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता कि कंप्यूटर पे काम कैसे करते हैं. बहुत सारे लोगों को तो नज़र ही नहीं आता था स्क्रीन पे. वो ये कह रहे होते थे कि ये स्क्रीन पे इतना ही छोटा छोटा लिखा होता है, हमें तो नज़र ही नहीं आता. चश्मे बदल बदल के वो डॉक्टर्स जो है वो देख रहे होते थे. तो ये इस तरह के मसाइल हमने फेस किए. लेकिन फिर वही बात रिपीट करूँगा कि जब आपका विज़न क्लियर हो, आपकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो, और आपके दिमाग में ये हो कि आपने कल कुछ ना कुछ हासिल करना ही करना है, तो फिर कोई अगर नहीं होती. मैं आजकल बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो मैं उनको ये बात, एक सवाल मुझे अमूमन बच्चे कह रहे होते हैं कि अगर मैंने ये कर लिया ना तो मैं ये कर लूँगा. तो मैं उनको हमेशा समझाता हूँ अपनी ज़िंदगी से ये अगर निकाल दें. जिस दिन आपने ये अगर निकाल दिया उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. आई होप आंसर योर क्वेश्चन. बिल्कुल. और अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि गॉड, वो एक जुमला है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. एग्जैक्टली. अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करना चाहते हैं. तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूँगा कि ये अपनी ज़िंदगी में से जो है ना वो अगर निकाल देना चाहिए. और अगर ख़त्म हो गया जी, तो फिर जो है ना वो सारे मसले हमारे बहुत सारे यूथ लेवल पे भी और पाकिस्तान के लेवल पे भी सॉल्व हो जाएंगे. फोकस होना पड़ेगा ना, आपको फोकस होना पड़ेगा. अगर आप फोकस नहीं है, अगर आपके दिमाग में ये सोच आ गई कि ये ऐसे हुआ तो ऐसे कर लेंगे और ऐसा हो गया तो, अच्छा बहुत सारे लोग हमारे पास, आप भी प्रोफेशनल लाइफ में देखते होंगे कि पढ़ाई कुछ और की हुई होती है, काम कुछ और कर रहे होते हैं. फिर जब उनसे पूछो कि ऐसा क्यों किया, तो सर वो जॉब ये वाली मिल गई थी तो ये शुरू कर दिया. यहाँ पे मैं आपसे एक एडवाइस चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है ना, उनको बताएं कि ये वाला जो एलिमेंट है ना कि मैंने करना ये था लेकिन मैं आज कर ये रहा हूँ. मुझे तो मार्केटिंग में जाना था लेकिन मैं एडमिन में आ गया. मुझे तो एचआर में जाना था लेकिन मैं फाइनेंस में आ गया हूँ, बस कर रहा हूँ, नौकरी लगी हुई है. तो ये वाला एलिमेंट वो ख़त्म कैसे करें और आप राइट डायरेक्शन कैसे चूज़ करें अपने लिए? देखिए, काम करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपको काम करने में मज़ा किस चीज़ में आ रहा है. अगर आप अपने काम को अपनी हॉबी के तौर पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वो काम है जो आप करना चाहते थे, जो शायद आपको पता नहीं था. ठीक है. लेकिन अगर आपको वो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, कहीं किसी गलत डायरेक्शन में चल पड़े आप. जैसे आपने कहा कि मार्केटिंग करना चाहता था और मैं एडमिन में आ गया हूँ, ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में, ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं. लेकिन अगर मुझे ये पता हो ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एडमिन छोड़ के मार्केटिंग में घुस जाएँ या आप उसको बिल्कुल आप समझ लें कि आपने टाइम ज़ाया किया, ऐसा नहीं है. सबसे पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आप कुछ भी काम करते हैं, वो काम अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा हुआ था और अल्लाह ताला उस काम के ज़रिए आपको कुछ सिखाना चाहता था. हो सकता है कि आज नहीं, साल के बाद, 2 साल के बाद आप जब अपनी फील्ड में जाएंगे तो ये जो आपने एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया था उसका वहाँ कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा. अगर मैं अपनी जर्नी देखूँ, 82 में मैंने एक कंपनी में, उस ज़माने मैट्रिक करा था, मैट्रिक किया था नया नया, तो उस वक्त मैंने कंपनी में जॉब की जहाँ मैं लेटर्स लिखा करता था. वो एक हमारे हाजी साहब हुआ करते थे, वो मुझे इमला लिखवाया करते थे, उससे मैं लेटर्स लिखा करता था. लेकिन उससे मेरी अंग्रेज़ी और उर्दू की जो एक राइटिंग स्किल्स थी वो बढ़ी. वो मेरा काम नहीं था,
फिर मैंने एक और काम किया जिसमें कि एक सेलिंग करनी होती, सेल्स करता था मैं। उससे मैंने पेशेंस होना सीखा। मैं हर चीज़ को किसी ना किसी पॉजिटिव उसमें, अगर आज मैं पीछे अपने ज़िंदगी के 40 साल देखूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई कि जो मेरा आईटी का प्रोफेशन नहीं था, मैंने कुछ और काम किया, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको अपने वालिद साहब की मिसाल दी, तो वो विजन तो था, कहीं ना कहीं छुपा हुआ था पीछे। सिर्फ ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हो रही थी जो उस विजन को निखार देते। Sir, what role universities are playing in terms of this technological advancement? If I'll be specific, कि AI और data sciences में आप क्या रोल देखते हैं एजुकेशन सेक्टर का? ये ज़रा मुश्किल सवाल है वैसे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लूँगा, एक यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में था। वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे जो कंप्यूटर साइंस के भी थे, उसमें और भी प्रोफेशन के बच्चे बैठे थे, और हम जो पैनल में थे उसमें भी बड़े सीनियर किस्म के लोग उस सारे पैनल में बैठे हुए थे। उसमें एक बच्चे ने सवाल किया कि देखिए सर, आप कह रहे हैं हमारे पास इतनी पोजीशंस खाली हैं और इतना कुछ हो रहा है, और आप कह रहे हैं बंदे नहीं मिल रहे आपको काम करने के लिए। मैंने देखें ये किया हुआ है, मैंने यूँ किया, मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये किया। बड़ी लंबी चौड़ी उसने एक लिस्ट गिनाई और उसने कहा कि ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी, आपके जो कंपनीज़ हैं वो मुझे अंदर दाखिल नहीं होने देती। मैंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपका जो गिला है वो बिल्कुल 100% जायज़ है, लेकिन इस डिस्कशन की टेबल के 3 कॉर्नर हैं। पहला कॉर्नर वो है कि जिस पे आप खड़े हो और आप कह रहे हो कि आपको इंस्टीट्यूशन जो है अंदर नहीं आने दे रहे। बिल्कुल ठीक है, हमारा HR ऐसे सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी आपके पास 3 साल का तजर्बा है कि नहीं है, आपने फला चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हुई है, और उसके बाद अगर आप नहीं होती तो आपको वहीं से भगा देते हैं। मैंने इंडस हॉस्पिटल में कम से कम ये किया हुआ है कि मैंने अपने HR को कहा है कि जी आप पहले खुद इवैल्यूएट करेंगे, अगर हमें कोई बच्चा ठीक लगता है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, तो वो चाहे उसका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, हम उसको मौका देते हैं कि वो अपने आप को प्रूव करे और वहाँ पे अंदर आए। एक्सपीरियंस नहीं है बट ईगर टू लर्न एंड पैशन है। एग्जैक्टली। मेरे पास जितने लोग काम करते हैं, मेरे पास जो टीम यहाँ पे काम करी है, और 99% बच्चे जो हैं वो सब पैशन के साथ काम कर रहे हैं। उनको दिल है, उनका खुश है, वो अंदर से खुशी महसूस करते हैं जब वो इंडस हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो पहला टेबल का हिस्सा वो है जिधर वो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसका बात। दूसरा हिस्सा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त बच्चा मेरे पास इंटरव्यू के लिए आता है, अब मैं उससे सवाल करना शुरू करता हूँ, 2.5 मिनट में मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है, उस पूरे प्रोजेक्ट में उसने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की होती है, क्योंकि जो असल प्रोजेक्ट जिसने बनाया है वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने वो काम किया ही नहीं, उसे पता ही नहीं होता, उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होता। तो मैं क्या इवैल्यूएट करूँ उसको, किस तरीके से मैं उसको रेट करूँ, जब उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं अमूमन जब कभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देखने जाता हूँ बच्चे के, तो मेरा एक ही सवाल होता है, आपका रोल क्या है इस प्रोजेक्ट पे? कोई कह रहा है मैंने स्क्रीन बनाई थी, कोई कहता है मैंने बैकएंड लिखा था, कोई कहता है मैंने कुछ किया था, मतलब, लेकिन कोई प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज उनमें से किसी के पास नहीं होती। अब क्या होगा? टेबल का दूसरा कॉर्नर है जहां मुझे ये 2.5 मिनट में पता चल जाता है कि आपका क्या हुआ है। टेबल का एक तीसरा कॉर्नर भी है जो आपका सवाल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो बच्चों को ये कह के निकालती हैं कि आप जब यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी क्योंकि आपने हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। ये कंप्लीटली डिज़ास्टर है। अब आप मुझे समझाइए, आप माशाल्लाह खुद प्रोफेशनल आदमी है, खुद समझाइए कि मैं किसी ऐसे बच्चे को जिसके पास इतना तजर्बा नहीं है, अभी वो जस्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 2 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी देगी? तो क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं आप? तबाह कर रहे हैं। हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस के ऊपर इस वक्त 3-3 साल के को 4-4 साल के वो डिप्लोमा डिग्रीज करवा रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे? मैंने अभी पूरी रिसर्च की है। बैंक्स के अंदर जब मैंने देखा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर देखा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखा, जहाँ बहुत डेटा है, उन कंपनीज के पास भी 3 से 4 यूज़ केसेस के अलावा यूज़ केसेस नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अभी हम उस जगह पे पहुंचे ही नहीं है। लेकिन आप 3000 बच्चा जब इस साल डेटा साइंस में से और ग्रेजुएट होकर निकलेगा, वो जाएगा कहाँ? किधर जाएगा? बिल्कुल ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन होगी। बच्चे पाकिस्तान से बाहर भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको यहाँ जॉब नहीं मिलेगी। उनके पास इस तरह के बहुत सारे मसाइल उनके सामने खड़े हो जाएंगे जहाँ से वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ, और ख़ास तौर पे जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारी यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ या मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना करियर किस तरीके से चूज़ करें।
हाउ टू चूज़ द राइट डायरेक्शन, क्योंकि अगर आजकल हम पूछते हैं ना किसी को भी कि ओके क्या बनना चाहते हो या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उनको खुद ही नहीं पता होता। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है, और इस अनफॉर्चुनेट में मेरे हिसाब से कुछ इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का भी है, हमारे जो कैरियर काउंसलिंग का भी मसला है, कुछ पेरेंट्स का भी अपना इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है कि पेरेंट्स बच्चों को सही तरह से गाइड नहीं कर पा रहे होते, और बहुत सारी जगहों पे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उनको कैरियर काउंसलिंग नहीं कर रहे होते। खैर कुछ जगहों पे अब शुरू भी हो गई कि लोग प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करने लगे हैं। आपके बच्चों को जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं समझाएंगे, और ये आपको ग्रास रूट लेवल से करना पड़ेगा, आपको स्कूल लेवल से नहीं अगर शुरू कर सकते तो कम से कम कॉलेज लेवल से, यूनिवर्सिटी लेवल से इस चीज़ को शुरू करना पड़ेगा। हमें अब इस चीज़ के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा एज ए प्रोफेशन में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट से हमको नहीं रखना, गवर्नमेंट जो अपना काम है वो कर रही है नहीं कर रही, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम क्या कर रहे हैं एज ए प्रोफेशन, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आने वाली यूथ को क्या दे के जा रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और हर इंडिविजुअली, हर वो आदमी जो किसी न किसी जगह पे किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसका काम है, उसके नीचे सब नॉट काम कर रहे हैं वो भी। और अब मैं अपने बहुत सारे ग्रुप के लोगों को कह रहा होता हूँ, जो मेरे CIOs के ग्रुप्स हैं या और दूसरे लोग हैं, मैं उन लोगों को कह रहा होता हूँ अमूमन कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। आप जहाँ पे भी, हमें अक्सर जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ में मैंने उनको ये आइडिया दिया है, और वो 3-4 यूनिवर्सिटी हमारे साथ अटैच भी हो गई हैं, उनको आइडिया यही दे रहे हैं कि आप ऐसे ग्रुप्स को कॉल करें। मैं उनको हेल्प करता हूँ लोगों को जमा करने के लिए, जहाँ पे के CIOs आके बच्चों को बता रहे होते हैं कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे काम किया जाता है, ऑफिस एनवायरनमेंट क्या होता है, और फिर उसी से उनका शौक़ भी डेवलप होते हैं। जब वो आके इंटर्नशिप्स के ऊपर मैं उनको, मैंने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह इंडस हॉस्पिटल के अंदर 22 बच्चों को इंटर्नशिप कराई है। 22 बच्चे जो हैं उनमें से 5 बच्चियाँ ऐसी भी थी जिनको मैं बच्चों मेरे पास बिठाने की जगह नहीं थी, तो मैंने उनको घर से बिठा के इंटर्नशिप करवाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आने वाली जनरेशन को गाइड करूँ कि क्या करना चाहिए। नंबर 1। नंबर जो आपका सवाल है, जब बच्चों की भी जिम्मेदारी है, उनको ये समझना पड़ेगा, उनको अपना शौक़ क्रिएट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत बड़ा मसला जो हो गया है वो ये कि हम पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मतलब एग्जांपल देता हूँ, मैट्रिक माँ बाप कहते हैं मैट्रिक अच्छे नंबर से करो ताकि कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल जाए। मैट्रिक कर लिया, कॉलेज में आ गए, आप कॉलेज अच्छे नंबरों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाए या किसी अच्छी मास्टर्स की डिग्री में वो एडमिशन हो जाए। मास्टर डिग्री क्यों अच्छी कर रहे हैं? क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी मिल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए। अच्छा भाई, नौकरी अच्छी क्यों चाहिए? शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाएगी। तो या तो अल्टीमेट गोल पैसा कमाना है या शादी करना है। मैं अमूमन लोगों को समझाता हूँ कि देखो पैसे तो मिलेंगे, हम काम करते हैं 2 चीज़ों के लिए। मैं ये मेरा एक मैसेज भी समझ सकते हैं आप। हम काम करते हैं 2 चीज़ों के लिए। एक वो लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। मैं आज आपको गारंटीड ये बात कहता हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ कहीं, कि जब आपकी सोच में ये होती है कि आप पैसा कमाने के लिए काम करेंगे, अल्लाह ताला आपको बेतहाशा पैसा देगा, बल्कि बाज़ औक़ात हमारी औकात से भी बढ़ के पैसा दे रहा होता है। लेकिन दूसरे लोग वो होते हैं जो ज़िंदगी में इज़्ज़त कमाने के लिए काम करते हैं। जब वो इज़्ज़त कमाने के लिए उनकी सोच ये होती है कि उन्होंने कोई काम के ज़रिए इज़्ज़त कमानी है, तो अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त भी देता है, पैसे भी देता है। पैसे आपको हर कीमत में, हर सूरत में मिलेंगे। मुझे याद नहीं है कि मैंने 1987 से लेके अब तक कोई 50 सॉफ्टवेयर तो बनाए होंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाया हो तो उसके मुझे पैसे ना मिले हो। लेकिन मैं आज बड़े ईमानदारी से ये बात कहूँ, मैंने कोई सॉफ्टवेयर पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। मैंने हमेशा काम करने के लिए बनाया, कुछ अच्छा करने के लिए बनाया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला मुझे आज जो भी जिस मकाम पे मैं हूँ, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से, अल्लाह ताला की रहमत है मेरे पर। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी सोच थी वही कि मैंने हमेशा अच्छा काम करने के लिए इंडस का जो आप आज जब देखते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम जहाँ पे भी खड़े हैं, ये अल्लाह की मदद है। हमने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की थी, पैसे कमाने के लिए नहीं की थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था, जब मैंने इंडस में जॉब ज्वाइन किया था तो मुझे तो ये भी नहीं बताया गया था कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी। अगर मैं इसको 3-4 अल्फाज में बोलना चाहूँ तो नीयत साफ मंजिल आसान। नीयत साफ मंजिल आसान। कैसे देखते हैं आप हेल्थ केयर का जो सेक्टर है पाकिस्तान में, इसका फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन, AI टेक्नोलॉजी? अब तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया।
मैं आमतौर पे इसके लिए एक लतीफ़ा हर फोरम पे बोल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर घर में ना एक ऐसी एक एंटिटी होती है जिसको कि आप अच्छे से अच्छा खाने को दे दो, उसका मुँह सीधा नहीं होता, और वो एंटिटी होती है दामाद जी की। अच्छा। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो दामाद जी होते हैं ना, वो डॉक्टर साहब होते हैं। सर वो थोड़ा उसको भी तो अपना भरम रखना होता है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद भी दामाद हूँ ना। तो खैर, अब मसला क्या है कि हम हेल्थ केयर के अंदर अच्छे से अच्छी एप्लीकेशन बना दें, अच्छे सिस्टम्स बना दें, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से कोई प्रोसेस बना के लेकर आ जाएं, डॉक्टर कहता है कि नहीं जी मैं नहीं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो ये है कि डॉक्टर हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेविंग नहीं होता, वो टेक्नोलॉजी तो जाना नहीं चाहता, उसको खींच के लाना पड़ता है। इंडस तरह डिफरेंट एग्जाम्पल है, लेकिन जो बाकी मैं दूसरे अस्पतालों की बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर बैठता ही नहीं कंप्यूटर के ऊपर। उसका नतीजा क्या होता है, आप अच्छे से अच्छा काम करना। लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर क्यों नहीं हो रही मेडिकल रिकॉर्ड अडॉप्शन, वो इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि डॉक्टर्स नहीं करने देते उसको। So the doctors are less tech savvy and they need to adapt the technology. Exactly. सबसे पहला तो उसके अंदर ये है। दूसरा जो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे फिर मैं बारी साहब की एग्जांपल दूंगा, जैसे उन्होंने आज तक खड़े हुए इस चीज़ के ऊपर कि हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। मैनेजमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी अस्पताल की एक स्टेप लेना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा, और उन्हें खुद ये सोचना पड़ेगा कि हमें मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन की तरफ जाना चाहिए। और ये अगर हमने नहीं किया तो हम दुनिया में बहुत पीछे जाएंगे। देखिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आज हम डेटा साइंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। हम डेटा साइंसेस मेडिकल इंडस्ट्री में कहाँ से खड़ी करेंगे? कागज़ के ऊपर। हम कागज़ के ऊपर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं खड़ी कर सकते ना, हमें उसके लिए डेटा चाहिए। अब वो जो डेटा चाहिए हमें, वो डेटा जब ही आएगा जब एक डॉक्टर सिस्टम के अंदर प्रॉपर डेटा और क्लीन डेटा एंटर करेगा। हम जब पेशेंट को देख रहे होते हैं उस वक्त हम जो भी कुछ उस पर पेशेंट की हिस्ट्री लेना है, उसको एग्जामिन करना है, उसको डायग्नोस करना है, उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है, ये सब चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जाना शुरू हो गई। दुनिया में हर जगह पे ये हो रहा है। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर हम भूल जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Is there any implication of AI that you have also done in industry? सॉरी मैं सवाल समझा नहीं आपका। AI का कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया है? हम लोगों ने अभी शुरुआत की है। हमने ये किया है कि हमने बहुत सारा जो डेटा हमारे पास था उसको हमने क्लीन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने अपने जो डेटा मैंने कैप्चर किया है, अगर उसके अंदर मैंने रेलिवेंट डेटा या सही क्लीन डेटा एंटर नहीं किया हुआ होगा तो वो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। अगर ठीक है मेरे पास 14.5 मिलियन का पेशेंट का रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर उसके अंदर से फ़र्ज़ करें कि लेट्स सपोज कि अगर 70% डेटा गार्बेज है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, और 30% डेटा से मैं AI खड़ा ही नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे बहुत अच्छा डेटा चाहिए होगा। इसी चीज़ को खैर ज़हन में रखते हुए अब जो हमने नया आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, हमने पूरा HMIS 2020-21 में जाके हमने रीवैम्प करना शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हॉस्पिटल में नया HMIS का वर्जन लॉन्च हो गया है। और उसी बात को ज़हन में रखते हुए किया था कि हम जो क्लीन डेटा हमें रिक्वायर्ड है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरे उस डेटा के ऊपर एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब मेरा ये डेटा एक शक्ल में नज़र आएगा तो वहाँ पर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्या हम आने वाले वक्त में कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही उस बंदे का मेडिकल रिकॉर्ड देख के और उसकी रिपोर्ट्स स्कैन करके एक कोई रिजल्ट पहले से ही बता दे कि इसको ये मसला है और इसको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए? नॉट एग्जैक्टली, ये है भी किसी हद तक, बट देखें मेडिकल दुनिया जो है ना ये बेसिकली प्रेडिक्टिव एनालिसिस के ऊपर चलती है, ठीक है ना। हमेशा आपका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है वो आपके किसी न किसी तरह काम आता है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आज मैंने एक पेशेंट को, जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है जिसके अंदर और भी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको मैंने मैनेज किया। उसके साथ मैंने जो भी टेस्ट करवाए, जो भी जिस तरह से भी मैंने उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, अब ये मेरे रिकॉर्ड में। अगर मुझे 5 साल के बाद एक ऐसा पेशेंट मेरे सामने आता है जिसको तकरीबन सेम मसला है, तो मुझे उस पेशेंट को उन सारे तजर्बात से नहीं गुजारना पड़ेगा। वो डेटा में अगर मैं सिर्फ यही प्रोड्यूस कर दूं कि मैं अपने आने वाले डेटा के साथ जो मेरा रिकॉर्ड मेरा आगे जो पेशेंट आएगा उसके साथ मुझे वो ये डेटा सिर्फ ये बता दे कि मैंने पीछे क्या किया था, तो मैं समझता हूँ यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक उससे 2 हाथ आगे की चीज़ है। या जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसके आपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह कराई, वो आपने सिस्टम में एंटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको ये बता दिया कि भाई इससे मिलते जुलते सिमिलर केसेस यही इन लोगों के भी हैं और इनको ये आपने ये प्रिस्क्राइब किया था पहले। एग्जैक्टली।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉरगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चलो इसके 2 स्टेप आगे की बात है। अगर मुझे सिर्फ यही पता चल जाए जो भी आपने एग्जाम्पल दिया, तो ही बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये डेटा अवेलेबल, पेशेंट बहुत सारी कॉस्ट से बच जाएगा। एग्जैक्टली 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आप उस डेटा को इस्तेमाल करेंगे, आप हम हो या ना हो, लेकिन वो डेटा तो अवेलेबल होगा ना। उस डेटा के ज़रिए अगर कल को वो किसी ने उस पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा दिया, उसको आसानी से उन चीज़ों को अचीव कर लिया, तो मैं अगर कवर में भी होऊंगा तो मुझे अल्लाह ताला वहाँ पे भी कुछ ना कुछ नहीं इंशाल्लाह आप होंगे। और आप जैसे लोगों की हमारे मुल्क को और प्राइवेट सेक्टर को और ये जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इसको बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों की विजनरी और ये जो लीडरशिप स्किल्स है ना आपकी। क्योंकि जो बातें आपने मुझे बताई हैं, मुझे यही समझ में आया है कि ये जो चेंज जितना भी आया ना, ये सारा मतलब आपकी थॉट और एक ये लीडरशिप ड्रिवन स्ट्रैटेजी थी पूरी। कोशिश हमने पूरी की है। मुझे नहीं मालूम मैं कैसा लीडर हूँ, लेकिन मैंने अपनी कोशिश में कभी भी वो नहीं किया। मैं अवार्ड्स एंड नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो ये कि 2006 में ना हमने एक ओपन हाउस किया था, और उस ओपन हाउस के अंदर तकरीबन 1500 लोग आए थे। पूरा दिन का था वो, सुबह 7-8 बजे शुरू हुआ था। 1500 से ज़्यादा लोग आए थे उसके अंदर, और 1500 से ज़्यादा लोगों में हमने क्या किया था कि हमने एक स्टॉल टाइप का बना लिया था। वहाँ हमने एक मल्टीमीडिया रखा और एक 1 स्लाइड प्रेजेंटेशन वहाँ पे लगी हुई थी। और उस 1 स्लाइड प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ था, वी आर गोइंग टू बी अ पेपरलेस हॉस्पिटल। 2006 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वी आर गोइंग टू बी अ पेपरलेस हॉस्पिटल। और उसके नीचे 4 बॉक्सेस बनाए थे हमने, उसमें हमने लिखा था हम करेंगे क्या। जस्ट 1 स्लाइड प्रेजेंटेशन। अगर जो भी वहाँ से गुजर रहे थे वो हमारे स्टॉल पर रुक जाते थे और वो पूछते थे क्या है, और फिर हमने कुछ लोगों को पकड़ भी लाते थे और हमको बताते थे हम ये हैं, हम ये करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं। आप यकीन करें 75% लोगों ने हमसे कहा था आपका दिमाग ख़राब हो गया, ये नहीं होता। पाकिस्तान में पेपरलेस अस्पताल की क्या बात कर रहे हो यार, टेक्नोलॉजी जो ये मसले वो मसले, डिज़ास्टर, मतलब 50 चीज़ें हमें बताई गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस रात मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी लग रहा था यार इतने सारे लोग जो आपसे कह रहे हैं आके रोज़, और फिर उसमें मेरे अपने दोस्त भी थे, मेरे अपने पुराने कोलीग्स भी थे, बड़े बड़े सीनियर लोग उसमें शामिल थे, और उन्होंने जो है वो आके अगर हमसे ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता होगा। लेकिन मुझे अभी आपने लीडरशिप वाली बात की, मुझे अगले दिन सुबह याद नहीं था कि क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, और मैं फिर लग गया। और मैं आमतौर पे उन 25% लोगों के ऊपर फोकस करता हूँ जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये हो सकता है। और आप यकीन करें, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा, वो 25% लोग यूथ थी, उस वक्त की यूथ थी जिन्होंने कहा था कि ये हो सकता है। मैं आज बड़े उससे मतलब ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ उस यूथ की उस एडवाइस के ऊपर हूँ, उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर हूँ, और ये यूथ ही है जो ये सब कुछ कर सकती है। शायद मैं आज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो उसकी भी वजह ये है, मैं बच्चों से बात करके मुझे इसीलिए अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं आज इनकी वजह से हूँ। मैं आज जो भी कुछ कर पाया हूँ, अगर ये कॉन्फिडेंस कल का यूथ मुझे ना देता तो मैं आज ये काम नहीं कर पाता। तो आप इनको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यूथ को, हाउ टू बिल्ड अ पर्पसफुल करियर इन हेल्थ केयर आईडी? देखिए, बहुत ज़रूरत है इस वक्त। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि ख़ास तौर पे हेल्थ टेक की बात कर रहा हूँ, शदीद ज़रूरत है इस बात की कि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आएँ, आइडियाज़ लेकर आएँ, सोचें, दुनिया को देखें, बेतहाशा चैट जीपीटी के थ्रू चाहे किसी भी दुनिया के फोरम के थ्रू जाएं, लेकिन जाके देखें कि दुनिया क्या कर रही है। हेल्थ टेक के अंदर इस वक्त बहुत ज़रूरत है। देखें, आप जो इंस्टीट्यूशन पढ़ाते हैं वो फिनटेक में या बैंकिंग के अंदर या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर बहुत काम हो रहा है, वहाँ भी बच्चे जाते हैं, शौक उसमें लोगों के उसमें भी बहुत इंटरेस्ट होता है। और करियर की जॉब्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोगों को बड़ा प्रेफरेंस होती है कि बैंक में जॉब मिल जाएगी मुझे, या मुझे किसी ऐसी इदारे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ दावे के साथ, जो करियर आपका हेल्थ टेक के अंदर बनता है उसमें आप बहुत कुछ अर्न करते हो। सबसे बड़ी चीज़ जो अर्न करते, पैसे तो अपनी जगह पर हैं, जो चीज़ आप अर्न करेंगे वो लोगों की दुआएं होंगी। क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन की वजह से, आपके डेटा की वजह से, या आपके किसी भी प्रोसेस की वजह से अगर आपने किसी पेशेंट की सेहत हासिल करने में उसको कोई हेल्प कर दिया, तो वो सीधा बोलेगा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वो तो तो जो उसकी दुआएं हैं ना, वो हमें
बोनस के तौर पे मिलती हैं। बिल्कुल, मेरा सबको ये कहना है कि हेल्थ टेक की दुनिया में बहुत काम करना बाकी है। बहुत सारे लोग इसके अंदर काम करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। आप एज ए यूथ आइए, काम कीजिए, देखिए, टेक्नोलॉजी को समझें, डोमेन को समझें। मैं इंडस हॉस्पिटल के अंदर इस बात की ऑफ़र करता हूँ। मैंने अपने पास एक छोटा सा जगह बनाई है और उसके अंदर मैंने ये किया है कि 12 लोगों की जगह बनाई है मैंने, उन लोगों के लिए जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप या ऐसे स्टार्टअप जो कि हेल्थ टेक में काम करना चाहते हैं इंडस हॉस्पिटल के साथ, वो हमारे साथ बैठ सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इनक्यूबेटर। अगर यही लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एनी टाइम आई एम अवेलेबल। इंडस हॉस्पिटल का दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, मेरे पास आइए। मैं अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल मौजूद है। आई एम सॉरी, मैं फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करता नहीं, मेरे पास सिर्फ लिंक्डइन का प्रोफाइल ही होता है। लिंक्डइन के थ्रू मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं। आएँ, मुझसे डायरेक्ट आ जाएँ, मेरे दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है। जिस वक्त चाहें आके मुझसे बात करें। मैं सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट एक होती है कि मेरे पास फूड पांडा के प्रोडक्ट लेके ना आए, वो बहुत बन चुकी है पाकिस्तान में। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स लेके ना आए, वो बहुत बन चुकी हैं। अब आए हेल्थ टेक के आइडियाज़ लेके, अच्छे हेल्थ केयर के आइडियाज़ लेकर आए। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, वहाँ पे मैंने देखे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। मेरे पास आएँ, मैं आपको डोमेन दूंगा। मुझे मालूम है कि हेल्थ टेक इतना आसान डोमेन नहीं है। मुझे 29 साल हो गए हेल्थ टेक के साथ काम करते हुए। मैं जानता हूँ ये एक टफ डोमेन है, लेकिन डूएबल है। इंडस ने ये प्रूफ किया हुआ है, डूएबल है। मैं सबको ये ऑफर कर रहा हूँ, आइए, मैं आपको डोमेन दूंगा, मैं आपको टेस्ट बेड दूंगा, मैं आपको डेटा दूंगा। मेरे पास 84 टेराबाइट का डेटा है इमेजिंग का। मेरे पास 14.5 मिलियंस का पेशेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे पास बेतहाशा डेटा मौजूद है। आइए, आइडियाज़ लेकर आइए, दिमाग चलाइए, सोच लेकर आइए, नया सोचिए और उसके बाद फिर हमारे साथ बैठ के काम कीजिए। आए, अपने आप को प्रूव करें और काम करें। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ करके गए, अपने एलटेक उन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू कर दिए एलटेक में। थैंक यू शकील साहब, बहुत अच्छा आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें बताई। आपने जितनी भी बातें बताई उससे बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे लिए। We thank you once again for being on the show, and we would like to welcome you again, inshallah, near future with another episode. So the news from the Techistan studio is कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई आइडिया है related to healthcare tech, आप आएँ शकील साहब के पास इंडस हॉस्पिटल में। You can meet anytime. Signing off from Techistan studio and signing off from सिफर से अब तक। We'll see you in next episode with someone else. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।